अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है जिसे कहते हैं पैराडॉक्स। उर्दू में शेर का एक मिसरा है, उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। बुनियादी बात यह है कि स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। अभी भी खबर चल रही थी कि स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर आ चुका है। पता है ना आपको? वैसे एजाज भाई, आपने फिल्म तो देखी होगी, मेरे ख्याल से रीमा और शान की जोड़ी की पहली फिल्म का नाम भी बुलंदी था। देखी आपने वाली? अच्छा, तो खैर यार मैं कहाँ चला जाता हूँ, यकीन करो फिल्में इतनी देखी ना जहन बढ़ जाता है मेरा। तो स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी की सतह पर पहुँच चुका है, नफ्सियाती हो चुका, मेरा नफ्सियाती हुदूद पार कर चुका है। स्टॉक एक्सचेंज तरक्की कर रहा है और मुल्क के 3 या 4 शहर ऐसे हैं जो कि बंद पड़े हुए हैं, आपको पता होगा, है ना? तो बात यह है कि समझ बूझ एक ऐसी चीज़ है जो हैरानगी वाली चीज़ है। मुझे खैर कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन चलो आप बोलते हो मैं मान लेता हूँ। मैं भोला बच्चा, मुझे क्या पड़ी, कौन आए कौन जाए मुझे क्या। नहीं, मेरा तो बिजनेस का प्रोग्राम है ना भाई, मैंने तो ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करनी है। मुझे क्या कौन आ रहा है कौन जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो जिद करते थे मईशत अच्छी है, हम मान जाते थे। ये जिद करते हैं मईशत अच्छी है, हम मान जाते हैं। हमें क्या लड़ाई झगड़ा करना भाई, हमें क्या लड़ाई झगड़ा करना। सही है, मेरा मौजू नहीं है ना। देखो, सियासी जमातें, सियासी लीडर मुझे तो कुछ नहीं देते ना। मैं सियासी तरफदारियां तो नहीं करूंगा। मैं अगर तरफदारी करूंगा भाईजान तो मैं आपकी करूंगा। जी आंटी, आप जो देख रही हैं, अंकल आप भी, आप दोनों अपने अपने घर में अलग-अलग, लेकिन मैं आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख सकते हैं। ठीक है, बात यह है कि मैं तो आपके हक में बात करूंगा, मैं तो आपकी तरफदारी करूंगा। और मेरे लिए मौजू कतई ये नहीं है। मेरे लिए मौजू ये है कि क्या मैं इखराजात, महरोज भाई सुने आप बात, पता है मुझे आपके पास बहुत पैसा आ गया है, समझ में आई ना? आप मेरी बात सुनो। मैं गया मार्केट, वहां पर खरीदने के लिए औरंगजेब की सबसे पसंदीदा सब्जी बैंगन। नहीं, बैंगन बड़ी पसंद, बैंगन के सर पे ताज होता है। एजाज तुम ऐसे ही हंस रहे हो? ये शहजादा है, बादशाह है फलों का, सब्जियों का, मेरा मतलब माजरत है। नहीं, हमारे लोग ऐसे हैं। आपने घिया कद्दू देखा है? जो बंदा चाहे घिया कद्दू को घिया कद्दू कहते हैं हमारे शहर में। हम जिस शहर से आए हैं ना, हिंदुस्तान से, जहां से हमारे आबाओ अजदाद आए हैं, वो तोरी को भी घिया तोरी कहते हैं। सही है, ऐसे महसूस होता है पता नहीं बंदा कोई इंग्लिश चिकन खा रहा है ना? तो खैर एनीवे, एक और आके हम हिंदुस्तान से यहाँ बसे पंजाब के अंदर, वहाँ पे आपको पता है हम लोग ठिप्पर कहते हैं किसको? शलगम को। सर ये सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई, लेकिन लबो लबाब ये है कि आप सोचेंगे कि ये क्यों इस सब्जियों के बारे में बात कर रहा है। बात ये है, मैं सब्जियों की शॉपिंग के लिए गया, मैं सब्जियों की शॉपिंग के लिए गया। आपको पता है मैंने 4 दिन की सब्जियां ली, कितने की आई? फकत 4000 रुपए की। जो धनिया पुदीना की जूड़ी में मुफ्त से लेता था, वो मैंने पैसे दे के ली। मैं बता रहा हूं, मुफ्त सब्जी वाला मुफ्त डाल देता था। हरी मिर्चों के भी मैंने पैसे दिए। हरी मिर्चों का जिक्र आ गया, हरी मिर्चों के भी पैसे मैंने अलहदा से दिए। यकीन करो मेरे दिल पे क्या गुजरी। ये देखो अरवी पड़ी हुई है, माय फेवरेट सब्जी। सर आपको क्या पता, आप लोग तो सब आजकल इंग्लिश बर्गर पप्पू टाइप खुराक खाते हैं, गड़बड़ खाते, बर्गर खाते हैं, शोरबे खाते हैं, है ना? मैं रहा सीधा साधा आदमी, जरदारी साहब की तरह, मुझे भी भिंडी पसंद है, मैं तो इस तरह की सब्जियां खाता हूं। हाँ, आलू प्याज के भाव आपको पता लगेंगे, यकीन करो आप घबरा जाएंगे। इस वक्त मेरे ख्याल से चांदी का भाव वही है जो अभी आलू और प्याज का है। चांदी का भाव वही है, पता नहीं गलत कह रहा हूं मैं, लेकिन एक्सप्लाइट करके बता रहा हूं। आप नहीं, मजाक नहीं कर रहा, बहुत महंगाई है।
आपकी सोच है। आपके ये जितने इंडस्ट्रीज है ना, बर्गर चिकन, ये खाते खाली चिकन, चिकन को आजकल टीके लगा रहे हैं। पता है कौन से वाले टीके लगा रहे हैं आसिफ? पता है कौन से वाले टीके लगा रहे हैं चिकन को? वो जिसमें पता नहीं लगता कि मुर्गियों में कौन सा मर्द है कौन सी औरत है। ये तो मैं बता रहा हूं। तभी तो तुम लोग चिकन खा खा के सब यही हो गए, ओह हाय हेलो हाउ आर यू, सब यही होगा ना। ये चिकन में टीके लगाए हुए हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी बोटियां जो निकलनी तुम्हारी रान है, पता नहीं लग रहा ये बकरे की रान है या चिकन की रान है। ये किस तरह हो रहा है? ये टीके लगा रहे हैं इनको। अपनी खुराक को तो समझो। चिकन आज सब्जी से ज्यादा सस्ता है। मजाक नहीं कर रहा आपसे। लोग कहेंगे जोक कर रहा है। नो, आई एम नॉट जोकिंग। यू आर नॉट लिविंग इन दिस कंट्री पाकिस्तान, यू आर लिविंग समवेयर अब्रॉड। आप लोगों की सोच फिक्र कहीं और हो गई है। आप लोग झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, कंटेनर सियासत, मेरे लिए वो कोई इशू नहीं है। आई डोंट केयर, आई वॉन्ट फूड ऑन माई टेबल। मैं खरीदता हूं रोज दूध 1 किलो 220 रुपया। ये पता नहीं एजाज कहां से 140 रुपए किलो ले रहा है ये, और किस जानवर का ले रहा है ये भी नहीं मुझे पता। मेरी डिस्कशन हमेशा ऑब्जेक्टिव होगी। मैं साइड टेकिंग में बिलीव ही नहीं करता। ये अच्छा वो बुरा, मेरा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मैंने बहुत पहले सियासत के ऊपर गुफ्तगू छोड़ दी। मैं रियल इश्यूज़ के ऊपर कहता हूँ कि आप फोकस करें, और इस मुल्क के अंदर जो रियल इश्यूज़ हैं ना उनको आप एड्रेस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से एक टर्मोइल क्रिएट हो गया। टर्मोइल क्या क्रिएट हो गया कि वी आर नो लॉन्गर ऑब्जेक्टिव। हम फ्लस्टर्ड हैं, कंफ्यूज्ड, और जिसकी वजह से हमारी यूथ भी जो है वो कोई एक डायरेक्शन में देख नहीं पा रही। प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक सियासत से भी जुड़े हुए, माशरे से भी जुड़े हुए, मईशत से भी जुड़ी हुई शख्सियत हैं। जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, वेलकम करता हूं आपको शो। जी बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब चैलेंज आपके सामने मैं रखता हूं। असल में प्रॉब्लम हमारे पॉलिटिशियंस के साथ क्या है कि जिस तरह हम ईद का सूट पसंद करते हैं ना, रंग डिज़ाइन देख, इसी तरह ही हम रंग डिज़ाइन देखकर ना अपनी मर्जी का पॉलिटिशियन पसंद करते हैं। हाँ भाई, ये प्यारा है, ये ज़्यादा गोरा है, वो थोड़ा कम गोरा है, ये डैशिंग है, वो ज़्यादा डैशिंग है। हमारी जो पॉलिटिशियन की सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल रिगार्ड से, और हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को कभी एड्रेस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल एसोसिएशन नहीं है। अब इसकी एक मिसाल आपके सामने पेश करता हूँ माजरत के साथ, और आप इसको बेहतर समझ पाएंगे क्योंकि आप नौजवानान के यानी यूथ के मसाइल पर काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत ही प्रेसिंग इशू है। यह अनएम्प्लॉयमेंट की वजह है कि आज आपकी यूथ जो है मिसलीड भी हो रही है, मिसगाइड भी हो रही है। गवर्नमेंट्स इसके ऊपर फोकस नहीं करती, कहती हैं हमें पसंद करो या उसे पसंद करो। दूसरा इशू मैं आपको बड़ा प्रेसिंग इशू बता रहा हूं। गरीब आदमी ये सोचता है कि हमारे मुल्क की जो क़यादत है वो इलीट कैप्चर है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को एड्रेस नहीं कर रहे। एक कॉमन मैन वाकई में इन्फ्लेशन की वजह से बहुत तंग है। आप भी मार्केटों से जाकर चीजें खरीदते होंगे। आई एम श्योर यू आर कनेक्टेड विद द कॉमन मैन। राइट नाउ दीज टू प्रेसिंग इश्यूज आर बीइंग नेग्लेक्टेड। वी आर टॉकिंग अबाउट धरनाज, whether they should be there or they shouldn't be there. I think government should be more focused on increasing employment opportunities and reducing inflation. क्या कहते हैं आप? जी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मेरे ख्याल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब तक मेरी आवाज़ शायद नहीं पहुंच रही। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, माजरत चाहता हूं, मेरी आवाज़ शायद आप तक नहीं पहुंची। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपकी अभी आवाज़ आ रही है। दरमियान में कोई मेरे ख्याल में मेरे अच्छा, मैं मुख्तसरन सवाल दोहरा देता हूं। मेरे ख्याल से जो प्रायोरिटीज़ गवर्नमेंट की इस वक्त होनी चाहिए, क्योंकि आप नौजवानान यानी यूथ के मसाइल के साथ बड़े डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इशू ये है कि इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए मेजर इशू, जिसकी वजह से आपकी यूथ मिसलीड और मिसगाइड हो रही है। एंड सेकेंड इज इन्फ्लेशन, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद एवरी कॉमन मैन। धरना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आए ना आए, मेरे लिए भी इस वक्त कंसर्न नहीं है। एज ए पर्सन हु इज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई एम आस्किंग ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद पॉलिटिक्स, विद यूथ एंड इकोनॉमिक्स, मुझे ये बताएं, व्हाई इज गवर्नमेंट नॉट फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन? ये मेरा सवाल है आपसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली नासिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और मुझे आपका अप्रोच बहुत अच्छी लगी कि आप जो है वो रोज़मर्रा की सियासत और फजूलियात पे गुफ्तगू करने के बजाय कोई मस्बत बात करना चाहते हैं। मुझे दिल बहुत, यकीन मानिए, बहुत खुश हुआ। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है जी, गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस कर रही? गवर्नमेंट को इसलिए फोकस नहीं कर रही क्योंकि उनकी तमाम तरजीहात जो हैं उनके ज़ाती मफादात के साथ जुड़ी हैं, उनकी शख्सियत के साथ जुड़ी हैं, उनकी पार्टी के साथ जुड़ी हैं, और उनकी जो सोच और निगाह है वो अपनी नाक से आगे नहीं देख सकती। ये बड़ा अलमिया है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन और एक लीडर में बहुत बड़ा फ़र्क हुआ करता है। अली नासिर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी, आप जानते हैं कि एक जो लीडर होता है उसकी निगाह आने वाली नस्ल के ऊपर होती है, और एक जो पॉलिटिशियन होता है उसकी निगाह आने वाले इलेक्शन के ऊपर होती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। दूसरी जानिब जो है, हम ये देखते हैं कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, या दीगर जमातें हैं, ये तमाम के तमाम इलेक्शन बेस्ड पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर अपने आप को इन्होंने इंडल्ज किया हुआ है। अब सूरत हाल ऐसी बनती है कि आने वाले वक्तों के अंदर ये सियासत जो है ये नौजवान नस्ल इसको रद्द कर चुकी है, क्योंकि नौजवान नस्ल की तरजीहात में मईशत जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, और होना भी चाहिए। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी नौजवान नस्ल जो है वो कारआमद होनी चाहिए, रोजगार से जुड़ी होनी चाहिए है, और बेहतर माशी जो सूरत हाल है उसके अंदर अपना किरदार मैं अदा बड़े करने अहम की नुक्ते के ऊपर सलाहियत आपके साथ रखनी बात चाहिए। करना चाह रहा हूँ। बड़े मुतवाज़िन गुफ्तगू करते हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले यही बता रहे थे कि नौजवान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है। और हम तवज्जो इसलिए क्योंकि सियासतदान मुल्की मुफाद के अंदर इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे। माजरत चाहता हूँ, बीच में ब्रेक पे जाना पड़ गया, तसलसल टूट गया गुफ्तगू का। आपके साथ बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही थी। अब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बुनियादी मसला आपके सामने बताता हूँ। मैंने ना इंटरव्यू किया, मैं पढ़ाता भी हूँ, यंगस्टर्स को पढ़ाता हूँ, तो मैंने इनसे इंटरव्यू किया ना, इनके मसाइल क्या हैं आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे। इनके मसाइल में सरे फहरिस्त मसला ये कि इनकी शादियाँ नहीं हो रही। अब आप हंसें, शायद और लोग भी हंसें। अब जब नौजवान लड़के लड़कियों की शादियाँ नहीं हो रही तो फिर वो जल्द से जुलूसों पे ही जाएंगे ना, टाइम ज़ाया करने अपना। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट धरनाज एंड ऑल, बट देखो मैंने उनसे पूछा वाई, वो कहते हैं बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड इट, डोंट हैव ए जॉब, गर्ल डजंट हैव डाउरी, वी डोंट हैव मनी टू गेट मैरिड। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपके इकोनॉमिस्ट क्या कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे। इकोनॉमिस्ट शुड बी थिंकिंग अबाउट दीज रियल प्रॉब्लम्स, दीज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। क्या कहते हैं आप? अली नासिर साहब, आपने यू हैव हिट द नेल, मेरे ख्याल में आपने बता दिया है। देखिए, असल बात यह है कि ये जितनी भी हमारा मुआशी जो सिलसिला है, पहली बात यह है कि पाकिस्तान नाकामियों का नहीं बल्कि कामयाबियों का नाम है, और हमने ये कामयाबियां तब अचीव कर ली थी जब हम अपने अवाइल में थे। 1970 तक हम जो है, आपको मालूम है, एशियन इकोनॉमिक टाइगर थे। हमारी जो मईशत थी वो जापान से, चीन से, कोरिया से और खुद भारत से जो है वो बेहतर थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सस्टेन करके दिखाया। 1991 तक हमारा ग्रोथ रेट जो था वो 6% था, विच इज़ वेरी यस, गुड आई थिंक। यस, और ये सारी चीज़ें हम खला में तब चले गए थे जब दुनिया को पता नहीं था। जर्मनी को कर्जा देने वाला मुल्क पाकिस्तान था, चीन का रोल मॉडल, साउथ कोरिया का रोल मॉडल पाकिस्तान था, पाकिस्तान के मुआशी प्लान पे वो चल रहे थे। लेकिन फिर हुआ ये कि हम जो है वो अपना रास्ता भटक गए, और उसके बाद हम जो है ऐसे गिरावट का शिकार हुए कि आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक था उसने हमें घेरा तंग करना शुरू कर दिया, और हमारे जो मुल्क के विद ड्यू रिस्पेक्ट्स जो हमारे मुल्क के वजीर खजाना आते रहे, वो तमाम के तमाम वो थे जो कि बेहतर डील कर सकते थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। वो बेहतर डील करने का मतलब बेहतर बजट बनाना या पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को इस्तेहकाम या दवाम देना नहीं था। उनका मकसद ये था कि अगर अली नासिर साहब जो कि साबिक वजीर खजाना थे, उन्होंने फर्ज करें 8 महीने में आईएमएफ का जो लोन था वो अप्रूव कराया, तो अब्दुल्ला गुल जब आया तो उसने जनाब और 4 महीने में करा लिया। ये अगर क्राइटेरिया है, अगर आपने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक और अरब ममालिक के जो कर्जों के ऊपर अगर आपने अपनी इकोनॉमी को चलाना है, आई एम सॉरी सर, ये काम नहीं चलेगा। पीको इंडस्ट्रीज के अंदर जब चाइनीज प्रेसिडेंट आए
1962-63 के अंदर, तो वो 1 घंटे का विजिट था जो 8 घंटे पे मुहित हो गया, इसलिए कि चीन के सदर जो थे वो शुष्तर रह गए पाकिस्तान की जो टेक्निकल साइड थी उसकी तरक्की को देखते हुए। ये वो पाकिस्तान था। अब मसला ये है कि पाकिस्तान तो वहीं का वहीं खड़ा है, सिर्फ ये है कि वो जो ओरिजिनल पॉलिसी जिसको चीन और कोरिया ने अपना के आज अपनी मुआशी इस्तेहकाम को कहां पहुंचा दिया, हम वो उससे दूर हो गए और नतीजा जो है वो आपके सामने है कि हम टके टके के मोहताज हो गए। दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी और मेरिट नाम की कोई चीज नहीं रही, जिसके नतीजे के अंदर आपने देख लिया कि अकाउंटेबिलिटी और मेरिट ना होने की बुनियाद के ऊपर अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को, और फिर करप्शन का बाजार गर्म होना शुरू हो गया। 550 बिलियन रुपीस जो है वो पाकिस्तानियों के, 380 पाकिस्तानियों के गैर मुमालिक में पड़े हुए हैं। ये एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मैं उसके मुताबिक, आप उससे बेहतर जानते हैं। अब जो नौजवान नस्ल को देखें, हमारा जो तरीक है वो अमीरी नहीं है, फकीरी है, खुद ही को बेचना नहीं है बल्कि गरीबी में नाम पैदा करना है। मसला यहाँ ये आ गया अली नासिर साहब के नौजवान नस्ल जो है वो मगरिब की तकलीद करना शुरू हो गई कि वो देखे ना, जो मगरिब का सिलसिला है वहां आपने जिस तरह से बताया बच्चियों का, देखिए 48% अनवेडेड मदर्स हैं मगरिब के अंदर, और वहां हर कोई जो है वो दोनों जब तक के जो मियाँ और बीवी यानी कि दोनों लोग जो इकट्ठे जॉब ना करें तो उनके अखराजात बर्दाश्त नहीं होते। पहली बात यह है कि हमने अखराजात भी बर्दाश्त, जो हमने अपने जो चादर से फैलावा कर दिया पाँव का, और दूसरी बात यह है कि जब से ये लीजिंग कंपनी आई और परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में, तो हमने देखा कि आपको मालूम है कि उनके वजीर जो आजम थे उनका नाम था शौकत अजीज साहब। इकोनॉमिक हिटमैन किताब आपने पढ़ी हुई है बहुत अच्छी तरीके से, और आप जानते हैं कि इस खिते का इकोनॉमिक हिटमैन कोई और नहीं बल्कि शौकत अजीज थे। शौकत अजीज ने यहाँ लीजिंग का काम किया, जो लोग साइकिल नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो मोटरसाइकिल पे आए, और जो मोटरसाइकिल के लायक थे उन्होंने गाड़ियां लीज पे लेना शुरू कर दिया, और चादर से पाँव जो है वो कहीं ज्यादा आगे चलना शुरू हो गए, और लोगों की ख्वाहिशात जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई। दावतें जो होती थी पहले उनमें एक आध सालन रखा जाता था, लोग खा लेते थे, लेकिन अब 12 डिशेज से कम जो है वो बेइज्जती हो जाती है, नाक जी। कट जाती है। तो इसलिए पहली बात यह है कि हम अपने दीन से भी बगावत कर बैठे हैं और अपनी दुनिया से तो कारी बैठे हैं। लेकिन इन सब का अब जो जहेज है या कोई और चीज है, असल मसला यह है कि क्या हम दिली तौर पे सेटिस्फाइड है। असल मसला यही है कि पहले लोग जो थे उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल थे कोई और, लेकिन इन सब के बावजूद मेरे ख्याल है कि मुल्क के अंदर जो इस टाइम पे इस्तेहकाम है मईशत का, वो सिर्फ एक चीज से आ सकता है और वो है पैदावार। अगर आपकी सनती पैदावार अली नासिर साहब जो है वो कमजोर है, और आपकी 35% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, आपके इल्म में है 35% इंडस्ट्री का बंद होना, एक्सपोर्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट का टैक्स लगा देना, और उन सब के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की मईशत का दिवालिया नहीं होगा तो और क्या होगा। अब सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर काम चल रहा है। आप अमेरिका को देख लें कि आज अमेरिका 31.4 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज तरीन मुल्क है दुनिया का, लेकिन उनकी इंडस्ट्री जो है उसकी बड़ी वजह यह है कि एक जमाने में जब मेड इन अमेरिका चीजें हुआ करती थी, आज वो मेड इन अमेरिका नहीं रही। आज वहां सर्विस इंडस्ट्री का जो दाखला है उसने 67% उनकी इकोनॉमी पे जो है वो कब्जा कर लिया। पाकिस्तान एक शॉपकीपर का मुल्क बन के रह गया, बजाय इसके कि सन्नती पैदावार की तरफ हम तवज्जो देते। लेकिन फिर भुट्टो साहब का दौर आया और उसके बाद नेशनलाइजेशन हुई, जो थोड़ा बहुत चीज रह गई, और फिर नवाज शरीफ साहब ने जब धमाके करने के बाद आपको मालूम है कि फिर उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी, फॉरेन अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। उससे जो जी। नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ, ये जो इंडस्ट्री होती है ये कोई बटन की तरह नहीं होती कि बत्ती ऑन कर दी और बत्ती ऑफ कर दी। ये जो एक लोगों का एतमाद होता है। अभी आप देखें ये जो SIFC का इदारा है, यकीनन इसके मकासद यही थे कि रेड टेपिज्म को खात्मा किया जाए, करप्शन और चोरी का बाजार कम किया जाए, महकमों की जो जलगार है लोगों के ऊपर उसको कम किया जाए। लेकिन चोरों का बादशाह FDR खुद बैठा हुआ है, जो आपको जो है वो खुद बताता है। एक टैक्स में जो आना चाहता है आदमी, उसको वो बताता है कि तुम कैसे चोरी करो। आप भी जानते हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है इस बात को, लेकिन हमने FDR का इदारा रखा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन की भरमार कर दी। नतीजा यह हुआ कि नौजवान कंफ्यूज से कंफ्यूज होता चला गया, और उसको जो ठंडी हवा
किसी अपने लीडरशिप की तरफ से आनी थी। मुझे अच्छा, अफसोस से कहना अब्दुल पड़ता हमीद है कि गुल वो साहब, नहीं एक की जा एक रही। एक बड़ा अहम नुक्ता है, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि आपने इतने सारे नुकात कवर किए, इसमें एक नुक्ता और जोड़ दें। इंटरव्यू के दौरान सर्वेज में मैंने स्टूडेंट से अपने पूछा आप इस मुल्क से क्यों जाना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे एक बहुत हैरानकुन जवाब दिया जो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं जवाब बताऊंगा उस सवाल का, जब मैंने लोगों से पूछा, स्टूडेंट से, अपने यंगस्टर्स से, मैं डिप्रेशन एक्चुअली आज फैलाना नहीं चाह रहा, मुल्क के वैसे हालात ख़राब हैं, ऐसे ही मैं भी उसमें आ जाऊंगा कि यार ये भी मायूसी फैला, तो हमारे यहाँ पता नहीं ना लगता कब कौन क्या सोच रहा है। जब वो पीटीआई के दौर में बताता था कि भाई महंगाई बढ़ रही है, हालात ख़राब हो रहे हैं, तो वो कहते थे साहब ये एंटी पीटीआई बातें कर रहा है। अब पता नहीं, मैं अगर कोई सख्त बात कर दूंगा तो ये मस्बत अंदाज में तो हमारे लोग लेते नहीं हैं। एक अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है इंट्रोस्पेक्शन, और मेरे ख्याल लाहौर के अंदर जब इलेक्शन हार रहे थे ना, तो अभी मौजूदा बहुत अहम शख्सियत ने एक बात की थी, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन करने का ना दिल नहीं करता लोगों का। मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वाई थिंग्स आर हैपनिंग। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मैं खुलासा बता देता हूँ आपको, आई डोंट वांट इट टू बी टू डिप्रेसिंग, तो आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वाई दिस प्रॉब्लम इज अकरिंग, वाई द यूथ इज सो डिस्कनेक्टेड, इज बिकॉज दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट। आप भी जाते हैं, मैंने देखा यूनिवर्सिटियों में जाकर तकारीर भी करते हैं आप, स्टूडेंट्स भी आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और आपकी बात को बड़े गौर से सुनते भी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बेसिकली दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट। देखो, ये आपको समझनी है बात, आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। अपनी औलाद अगर आपके साथ बदतमीजी करे तो इंसान फौरन क्या सोचता है, आप या तो मुगल्लजात बकना शुरू कर दें उनको, अपनी औलाद को, या फिर आप ये कि समझने की कोशिश करें व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई आरंट वी विलिंग टू आस्क द क्वेश्चन। दे आर फीलिंग लेफ्ट आउट, प्लीज एम्ब्रेस देम एंड टेक देम इनटू द नेशनल mainstream and they will forget about politics, they will focus on their jobs, they will focus on their education. Am I wrong or am I right? मैं कहता हूं कि 100% बहुत छोटा है लफ्ज। अगर मैं 1000% आपको राइट कहूं तो ज्यादा बेहतर है अली नासिर साहब। इसमें आई कुडंट एग्री मोर विद यू ऑन दिस। देखें, बिल्कुल। और मायूसी, मायूसी कौन फैला रहा है? आप देखें, पहली भी पाकिस्तान में मुश्किलात थी, दुनिया में लोग बाहर भी जाते हैं। मैं आपको, वैसे आपके तो इल्म में है, लेकिन नाजरीन के लिए, कि 8 लाख के करीब पाकिस्तानी हर साल मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, लेकिन 25 लाख के करीब इंडिया में भी हर साल जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन असल चीज है कि वो सियासतदान जो लोगों के अंदर मायूसी फैला रहे हैं। देखिए, जब सियासत मस्बत की जाती है तो मुल्क तामीर होते हैं, लेकिन जब मनफी की जाती है तो मुल्क टुकड़े होते हैं, और हमने ये दोनों पाकिस्तान में देखा है। जब 47 के अंदर कायदे आजम रहमतुल्लाह ने मस्बत सियासत की और उनकी टीम ने, तो पाकिस्तान वजूद में आ गया। लेकिन जब मनफी सियासत हुई और लोगों के अंदर नफरतें फैलाई गई, तो नतीजा पाकिस्तान के 2 लख्त होने में हुआ। अब यहाँ जो सूरत हाल है उसको बड़ा गौर से बात जो आपने कही है, मायूसी को आपको रद्द करके, क्योंकि आप अपनी पॉलिटिक्स इतनी हॉलो है कि आपको लोगों का शेल्टर चाहिए होता है। आप हर काम पे, आपकी सोच इतनी छोटी है यहाँ हुक्मरानों की कि वो हर काम के ऊपर अपनी तख्ती देखिए लगाना अब्दुल्ला हमीद गुल चाहते साहब, मैं हैं। आपको एक मिसाल देता हूं, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। आप अगर एक नेशनल लेवल के लीडर हों और ये कहें कि साहब पंजाब देखें कितनी तरक्की कर रहा है, आप तरक्की नहीं कर रहे, तो यू आर ट्राइंग टू से that if you are in Punjab you are doing well, you are in any other part of the country you are not doing well. You know, immediately youngster जो है वो फील कहता है यार ये क्या हो रहा है। मतलब ये प्रोविंशियलिज्म लाना और एथनिसिटी इंट्रोड्यूस करना इस पूरे डायनेमिक के अंदर क्या जरूरत है इसकी? मतलब एक यंगस्टर सोच रहा है यार मैं लेफ्ट आउट हूं, ये क्या मतलब है ये सब बातें करने का? देखिए, जो कायद ने गोल्डन वर्ड्स कहे थे कि ना तुम पठान, ना पंजाबी, ना बलोची, ना सिंधी, ना कश्मीरी, बल्कि तुम एक मिल्लत, एक कौम हो। लेकिन हमने उसको एथनिसिटी के तौर पर डिवाइड किया और अंग्रेज का फॉर्मूला लगाया डिवाइड एंड रूल का। अब मसला यह है कि इनकी अपनी कमजोरियां और इनकी ख्वाहिशात, जो कि नन्ही नन्ही ख्वाहिशात हैं, उससे आप अंदाजा कर लें कि घी के डब्बे के ऊपर से लेके फ्रूट की रेडी के ऊपर और रेडी से लेके आटे की बोरी के ऊपर जो है वो आप अपनी तस्वीर आवेजा करना चाहते हैं। हर जगह आप फीता काटना चाहते हैं। और ये मैं किसी एक जगह की या एक शख्सियत की नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। सैलानी के जो इसको कहते हैं कि हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा,
कि सैलानी की जो वहाँ वेलफेयर की वो खाना लगता था, उसके ऊपर कुछ हजरात जो थे वो जाके अपना टैग लगा रहे थे। छोड़ दें इन बातों को, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन डर्टी पॉलिटिक्स। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वो इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो मायूसी क्यों ना हो कि अगर इंडस्ट्री बंद हो रही हो, अगर उनके लिए जॉब्स का जो है किरदार ना हो, रोटी रोशनी रोजगार जो है उनके लिए एक वाले जान बन जाए, तो फिर उनके अंदर बगावत जो है वो जन्म लेती है और रियासत जो होती है वो मां की तरह होती है। लेकिन बड़ा अगर अहम मां नुक्ता आपने पेश एक किया और बच्चे मैं के हुकूमत ऊपर से भी ज्यादा गुजारिश मेहरबान करूंगा कि देखें इस इंटायर हाइटेंस वाले एनवायरनमेंट के अंदर इट इज़ नेसेसरी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देंगे, यकीन करें जो इश्यूज उससे रिलेटेड हैं उसको रिजॉल्व कर देंगे, यू विल नॉट फेस ए प्रॉब्लम। यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।